नमस्कार साथियों, परीक्षा एवं परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। जो पिछले गत वर्ष आए हुए पेपर हमारे हुए हम उसको देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न बन रहे हैं। आपका जो भी कल पेपर हुआ उसमें भी प्रश्न क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। इसके पहले जो पेपर हो रहा है उसमें भी क्या हुए, रिपीट हुए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या लिखा उसको देख लेते हैं एक बार। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है साथियों, एकदम लगे रहिए क्योंकि पेपर जो है वो अब चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे आपके प्रश्न बने हुए हैं, हम उसको देखेंगे। आज देखते हैं, लिखा गया आज तू किताबों का दीवाना बन जा। ऐसा है दोस्तों, आज तू किताबों का दीवाना बन जा, दुनिया कल तेरी दीवानी होगी। दोस्तों एकदम लगे रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है, एकदम लगे रहिए, परिश्रम करिए क्योंकि कभी परिश्रम और मेहनत कभी खराब नहीं जाती। ठीक है साथियों, एकदम लगे रहिए। तो चलिए इसी क्रम हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हमारे प्रश्न बने हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इसमें, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। दिया है क्या, विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। बी दिया है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। सी दिया है, विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। डी दिया है क्या, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इनमें से पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है साथियों। तो देखते हैं, बात सही कि विकास क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है। बाकी विकास आनुवंशिकता और संपोषण अर्थात पर्यावरण वातावरण के क्रिया के फलस्वरूप होता है, ये भी बात सही है आपकी। फिर क्या दिया है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये भी बात सही है आपकी। बल्कि दोस्तों ये बात गलत है, विकास एक धारणी नहीं होता दोस्तों और एक आयामी नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में क्या होती है, अलग अलग तरीकों से होती है साथियों। और क्या होता है कि ये क्या होती है, एक आयामी ना होकर क्या होगी, बहुआयामी होती है। जैसे विकास निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, सामाजिक संदर्भ में बहुत सारी तरीकों से क्या होता है, विकास होता है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो ए ऑप्शन दिया है क्या होगा, ये हमारा सही है क्योंकि नहीं पूछा तो यही क्या होता है, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है दोस्तों। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ऐसे प्रश्न पत्र क्या हुए दोस्तों, रिपीट हुए हैं इसके पहले भी प्रश्न पत्र में। देखते हैं, गामक विकास दिया है दोस्तों, दिया है बी भाषा विकास, ऑप्शन सी दिया है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी दिया है नैतिक विकास। तो शीर्षगामी सिद्धांत दोस्तों आपका किसी से संबंधित है। तो दोस्तों हम पहले ही बताए थे कि बच्चे का विकास क्या होता है, सिर से पैर अर्थात सिराधोमुखी होता है, सिर से पैर की ओर होता है। पहले क्या होता है, सिर अर्थात धड़ का विकास होता है, धीरे धीरे उसकी रचना होती है। इसके बाद क्या होता है, आगे आगे अंगों के क्या होता है, एक एक अंगों का क्या होता है, विकास होता है। लास्ट में क्या होता है, हमारे पैर का विकास होता है। फिर बच्चा क्या करता है, फिर एक एक अंगों पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर देता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, जो ए ऑप्शन दिया है मोटर डेवलपमेंट अर्थात गामक विकास, यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है दोस्तों। इसके पहले ही बता चुके हैं, संवेदनशील अवस्था हमारी पूर्व प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है जन्म पूर्व का समय, बी दिया है प्रारंभिक अवस्था, सी दिया है मध्य बचपन और डी दिया है युवावस्था। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था वही होती है जिसमें बालक क्या करता है, रोता है, मुस्कुराता है, हंसता है, खेलता है, कोई भी चीजों को लेकर उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, आदि चीजों की ये क्या करता है, क्रियाएं करता है दोस्तों। तो ये कौन सी अवस्था होती है हमारी, कौन सी अवस्था होगी, प्रारंभिक अवस्था। ऑप्शन बी जिसमें दिया वही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, संवेदनशील अवस्था किसे कहते हैं हम, प्रारंभिक अवस्था। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों कि संवेदनशील अवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा उसको किस नाम जानते हैं, प्रारंभिक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। पूछा है दोस्तों, परिवार में प्रारंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें वो क्या करता है, अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करता है, भाषा सीखता है, आदि चीजें क्रियाएं करता है, आरंभिक संज्ञानात्मक चीजों की क्रियाएं करता है, कौशल विकसित होता है, वह किसमें होता है दोस्तों। क्या होता है, प्रारंभिक सामाजिकरण में होता है,
क्या द्वितीयक समाजीकरण में होता है, क्या प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण में होता है, क्या सक्रिय समाजीकरण में होता है। तो दोस्तों हम पहले आपको प्राथमिक समाजीकरण की दो एजेंसियां बताए थे, प्राथमिक प्राइमरी और सेकेंडरी, अर्थात प्राथमिक एजेंसी और द्वितीयक एजेंसियां। तो परिवार जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कोई भी प्रक्रिया क्या होता है, व्यक्तिगत पहचान ना जानना शुरू, भाई बच्चे की व्यक्तिगत पहचान अपने परिवार से ही होती है। इसके बाद क्या है, बच्चे क्या होता है, भाषा पहले सर्वप्रथम क्या होते हैं, भाषा वसा जो भी सीखते हैं वो दोस्तों, और उनका जो आरंभिक संज्ञानात्मक विकास होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा शुरुआत होती है हमारे परिवार से होती है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो प्रारंभिक समाजीकरण दिया यही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन ए हमारा जो दिया है यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर क्या होता है, आधारित होता है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व पारंपरिक चरण, बी दिया है पारंपरिक चरण, सी दिया है उत्तर पारंपरिक चरण, डी दिया है दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो दोस्तों इसमें क्या होती है, इसमें जो नैतिकता हमारी होती है वो अच्छे या बुरे कार्यों को करने में क्या होती है, इस चरण में निहित होती है। अर्थात बच्चे क्या होते हैं, समाज में अच्छे कार्यों को करने के लिए स्वयं को क्या करते हैं, उसमें ढालते हैं। वो क्या करते हैं, उनको जो भी चीजें समाज में अच्छा दिखती है उस चीज को वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसका सबसे अच्छा कहने का तात्पर्य यही दोस्तों, किस चरण नैतिक चिंतन शुरुआत होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा पारंपरिक चरण जो हमारा होता है। इसमें ही क्या होता है, बच्चे की नैतिक चिंतन का शुरुआत होता है दोस्तों। ऑप्शन जो हमारा बी दिया यही क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते देखते हैं। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। नई सूचनाओं को, नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान में अर्थात मौजूदा ज्ञान में जो जोड़ने पर शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, काफी बार बताया गया, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन अर्थात आत्मसातीकरण हमारा यही होता है। आत्मसात करना, किसी भी चीज को क्या करना है, याद करना, आत्मसात करना, ग्रहण करना। तो दोस्तों इसमें समायोजन नहीं होगा, ना सामाजिकरण होगा, ना संगठन होगा, वो आपका क्या होगा, आत्मसातकरण होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तत्वों का क्या है दोस्तों, प्रत्ययों का संरक्षण और क्या नहीं कर पाती है दोस्तों, क्रमबद्ध अर्थात उसकी जो क्रमबद्धता होती है वो नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है दोस्तों। दिया दोस्तों कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है और समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के क्या है, प्रतीक है, और वह इस चीज को तर्क करने लगी है, परंतु क्या गई, प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता में अंतर नहीं कर पाती। वह जीन पियाजे सिद्धांत जो सिद्धांत है वो किस अवस्था में है दोस्तों, क्या वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, क्या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्या संवेगी गामक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों वो क्या करती है, प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चे का चिंतन जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, लेकिन अर्थात इसमें क्या करता है, बच्चा कोई भी दो वस्तु में क्या होता है, अंतर करना स्पष्ट कर लेता है दोस्तों। वही हमारी क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था होती है वो इसमें बच्चा ऐसा चीजें कर पाता है। तो जो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों हमारा क्या होगा, यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। समीपस्थ विकास का जो संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। ए दिया हमारा जेरोम ब्रूनर, बी दिया है डेविड ऑस्वेल, सी दिया रॉबर्ट एम गैने, या फिर लेव वाइगोस्की। तो हमारी जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो हमारी जेडपीडी है उसका नाम किसने दिया दोस्तों, जेरोम ब्रूनर ने नहीं दिया है दोस्तों, ना डेविड ऑस्वेल ने दिया, ना रॉबर्ट गैने ने दिया है। इसको दिया है क्या, लेव वाइगोस्की महोदय ने हमारे इसको दिया है दोस्तों। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसमें क्या होता है, बच्चे को जो सहायता दी जाती है, बाहरी सहयोग दिया जाता है, उसमें क्या होता है, बच्चों को शुरुआती दौर में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है, बाकी उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उस चीज को क्या करना है, अपने ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में धीरे धीरे वो क्या करता है, उसमें ढाल लेता है अपने आप को, स्वयं को। तो दोस्तों क्या होता है हमारा, किसके द्वारा दिया जाएगा, वो लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। जेडपीडी इसी को कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, ये लेव वाइगोस्की के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को
सही मायने में दर्शाता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को कौन सा मतलब कथन सही मायने में दर्शाता है? दिया है अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, बी दिया है क्या अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, सी दिया है अधिगम उत्पत्ति मूलन क्रमादेश है, और डी दिया है क्या अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके चार चरण होते हैं। क्या दोस्तों लेव वाइगोस्की ने किस चीज को उन्होंने सिद्धांत जो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या अपने सिद्धांत में ही सामाजिक सांस्कृतिक का नाम दिया है। तो दोस्तों जो भी चीजें होती है, बच्चा जो भी चीज सीखता है वो क्या करता है अपने समाज अपने संस्कृति से व्यवहार मिलाकर उस चीज को सीखता है, तो उसका सीखना अस्थायी होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, न कि अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया। गलत है दोस्तों। बाकी क्रमादेश उसको नहीं होता दोस्तों, न कि अक्रमबद्ध प्रक्रिया उसको 4 चरणों में बांटा जाता है, बल्कि क्या है अधिगम एक क्या है दोस्तों सामाजिक प्रक्रिया है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? दोस्तों ठीक है दोस्तों, दिया है एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का क्या है एक उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या दिया। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बी दिया है क्या दोस्तों मौखिक दंड का प्रयोग, और सी हमारा दिया है एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, और डी दिया है क्या केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। दोस्तों सबसे सटीक आंसर इसका सबसे सटीक उत्तर यही होगा दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को जो बढ़ावा देगा दोस्तों, उसमें क्या होता है हमको केवल अधिगम का मूल्यांकन नहीं करना है के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। दोस्तों यही हमारा क्या होगा डी ऑप्शन जो सही माना जाएगा दोस्तों। बाकी निरंतर प्रतियोगिता ये आयोजन गलत है दोस्तों, मौखिक दंड वैसे भी गलत है, और स्टैंडर्डाइज नहीं करना है दोस्तों अर्थात मानकीकृत नहीं करना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का विकास का पूर्वगामी है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या इसमें संबंधित है, बी दिया का वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधित है, सी दिया हमारा एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत संबंधित है, डी दिया का बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, यह किसके द्वारा दिया गया? तो इस दिया गया दोस्तों हमारे जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास इनके द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है बच्चों में विचार पहले आता है बल्कि बाकी भाषा क्या होती है बाद में आती है, और वही लेव वाइगोस्की क्या है बच्चों में पहले भाषा आती है बाद में क्या होता है विचार आता है। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूजन मत रहिएगा, जब भी विचार की बात आएगी तब पहले कौन माने जाएंगे आपके जीन पियाजे। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया यही क्या होगा दोस्तों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? दोस्तों कौन सी विधि उचित नहीं है? चलिए देखते हैं। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, या फिर ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। दोस्तों कि हमको क्या करना है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? दोस्तों अगर हम जेंडर रूढ़िवादिता को कक्षा में दर्शाएंगे उस पर चर्चा वाद विवाद करेंगे दोस्तों, तो क्या उचित नहीं उसको देखते हैं। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना दोस्तों सही है, बिल्कुल हम कक्षा में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जेंडर भेदभाव पर चर्चा कर सकते हैं, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दे, ये भी सही है। बल्कि दोस्तों एक समावेशी कक्षा में एक जेंडर रूढ़िवादिता में बालक बालिकाओं को अलग करना बैठने की व्यवस्था नहीं करता। दोस्तों कक्षा में अगर हम बालक बालिकाओं को
अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। बाकी हमारी समावेशी शिक्षा का भी हनन होगा दोस्तों इस चीज से। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक अर्थात टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षा खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? कहने का तात्पर्य पारो क्या होती है, पारो जो बच्ची होती है उसको अपने जहां प्रवेश मिला है कक्षा में जिस विद्यालय में, वहां पर क्या होता है उसको खासकर गणित की कठिनाई, गणित विषय पढ़ने में उसको क्या करना, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या दिया है। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, क्या ऐसा कहना चाहिए? बी दिया का पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। सी दिया का पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। और डी क्या दिया, पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल पृथक नहीं करना है दोस्तों, ये ऐसे ऑप्शन कट गए आपको, ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया, बल्कि सबसे सटीक उत्तर आपका क्या होगा कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय को बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का क्या करना चाहिए, समावेशन करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा जो सी ऑप्शन यही क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना जो होती है वो हमारी किस बुद्धि के मूल है दोस्तों? क्या वह अंतर्वैयक्तिक है, क्या अंतरावैयक्तिक है, क्या भाषिक है या फिर स्थानिक है? तो ध्वनि, लय, शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना जो होती है दोस्तों, यह हमारी किसमें आती है? वो भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और भाषा पे क्या करना है, तर्क वितर्क करना, विचार करना आदि चीजें इसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है दोस्तों। ये किसमें आएगा? हमारी भाषिक बुद्धि में आएगा। ठीक है, हमारा जो सी ऑप्शन दिया दोस्तों यही क्या होगा, सही होगा। इसी में आपका ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदना किसमें आएगा? भाषिक बुद्धि में आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन ए दिया है सहयोगी प्रायोजित कार्य, बी दिया है एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, सी दिया है मानक परीक्षण, डी दिया का मात्र स्मरण पर आधारित। तो दोस्तों हमको मात्र स्मरण रिकॉल नहीं करना है दोस्तों, ना कि स्टैंडर्डाइज करना है, ना एक शब्दोत्तर वाले वस्तु प्रश्न करना है, बल्कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में आकलन करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? सहयोगी प्रयोजित कार्य दोस्तों। इसमें क्या होता है, बच्चे कोई भी कार्य सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे से ग्रुप बनाकर सीखते हैं, सहयोग के रूप में कक्ष में क्या करते हैं, सीखेंगे। तो सीखना उनके लिए क्या होगा, अच्छी तरीके से उस चीज को क्या करेंगे, सीख पाएंगे दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत से क्या अभिप्राय है? सतत मतलब क्या होता है दोस्तों? लगातार, निरंतर। तो दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। बी दिया है अंकों, ग्रेड, अन्य प्रकार के छात्रों को उपलब्धि की तुलना करना। बिल्कुल दोस्तों तुलना हमको नहीं करना है दोस्तों। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा नहीं लेना है दोस्तों। आगे दिया है कि समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। नहीं दोस्तों, हमको मेमोराइजेशन, रिकॉल आदि चीजों का ध्यान नहीं देना है दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दिया है दोस्तों अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ मूल्यांकन करना एवं क्या करना है दोस्तों, उनकी सहायता करना है दोस्तों। यही क्या होता है, हमारा सतत मूल्यांकन होता है दोस्तों। हमारा जो ए ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य
लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, बी दिया असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य या आत्म पराजित लक्ष्य। तो दोस्तों अगर हम किसी छात्र को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो क्या उसके अंदर आत्म पराजित लक्ष्य करेंगे, असफलता डालेंगे उसके अंदर? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बल्कि उसके अंदर प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य डालेंगे दोस्तों, जिससे क्या हो वो अभिप्रेरित होकर कोई भी चीजों को क्या करे, आसानी से उस चीज को सीखने में उसकी रुचि होगी तो दोस्तों आसानी से उस चीज को क्या करेगा, सीखेगा। हमारा जो ए ऑप्शन दिया है दोस्तों ये क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा समावेशी का नियम है, निम्न में से कौन सा समावेश अर्थात समावेशी कक्षा का नियम है दोस्तों। आगे ए देखते हैं, विभेदन अर्थात भेदभाव। क्या समावेशी कक्षा में भेदभाव है? मानकीकृत अंदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित। तो दोस्तों जो समावेशी कक्षा होती है इसमें दोस्तों हमको पृथक्करण अलगाव नहीं करना है दोस्तों, और क्या करना है, स्टैंडर्डाइज भी नहीं करना, न कि उनको भेदभाव करना है। हमारी समावेशी कक्षा ही क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उसमें बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक बुद्धि सब कुछ क्या होता है उसमें जो होते हैं दोस्तों अलग अलग तरीके से होते हैं, और बच्चे क्या होते हैं अलग अलग जगह से आते हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है, सभी को एक समान अवसर प्रदान करना है दोस्तों, यही हमारी समावेशी कक्षा होती है। और उनमें क्या होती है, सबसे बड़ी चीज मुख्य होता है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो हमको सबका ध्यान रखकर ही क्या करना है, समावेशी शिक्षा को देना है दोस्तों। यही तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, यही क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए? घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी दिया है उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। सी दिया है क्या, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। डी दिया है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों में जूझने की क्षमता विकसित हो सके। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सब हमको नहीं करना है। उसे अलग संस्थान में नहीं डाल सकते दोस्तों, क्योंकि समावेशी शिक्षा का क्या होगा, हनन होगा दोस्तों। और इसको क्या करना चाहिए, प्राप्त करने के लिए, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं करना दोस्तों, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत माने। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों, अभी हम आपको बताए हैं कि वो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है दोस्तों, वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में उसको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए दोस्तों। ये हमारा जो सी ऑप्शन दिया है ये क्या होगा, सही है। क्योंकि समावेशी जो स्कूल होंगे, समावेशी शिक्षा जो चलती है उसमें सभी बच्चों का क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तौर पर उसका क्या होता है, ध्यान रखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन जो सी हमारा सही है वही क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक हुई? निम्न किसमें दोस्तों, सृजनात्मकता, सृजन अर्थात नई नई चीजों की खोज करना। ऐसे बच्चे जो नए नई चीजों की खोज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सृजनशील बच्चे कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, बिल्कुल सृजनशील बच्चों पाया जाता है। विचार मंथन पर बल देना, यह भी पाया जाता है। अभिसारी चिंतन पर बल देना, क्या सृजनशील बच्चे अभिसारी होते दोस्तों? हमेशा हम समझाते आए, कहते आए, बिल्कुल नहीं दोस्तों। बल्कि असहमति के प्रति सहनशीलता होती है दोस्तों, और सृजनशील बच्चों में अभिसारी नहीं दोस्तों। हम फिर से बता रहे हैं कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन पाया जाता है दोस्तों उनके अंतर्गत। और ऐसे आपके काफी प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 4 जिस ऑप्शन में सही होगा दोस्तों वही ऑप्शन सही। दो डी हमारा जो दिया है 1 2 4 इसी में दिया दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। बल्कि उनमें अभिसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन सृजनशील बच्चों में पाया जाता। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक स्वैर चिंतन आत्मविभव वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टि के कोण के अनुरूप नहीं है दोस्तों, पूछा है। एक स्वर आत्मविभव जो छात्र वाले जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में क्या कर रहा है, वो कठिनाई का अनुभव, कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए दिया है क्या, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ये तो बात सही है दोस्तों। बच्चे को कम शोर और विश्रांत वातावरण में योग्य कार्य करने का अनुमति, ये भी सही है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, और क्या दिया है, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद देना, तो दोस्तों ये भी बात सही है।
बल्कि आपकी ये बात गलत है दोस्तों, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, इसमें नहीं है दोस्तों। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, जो ट्यूटर हमारा होता है, अर्थात ऐसी चीजों की क्या करना चाहिए, उसको सहायता करने के लिए मदद करनी चाहिए दोस्तों, उसको जिससे सीखने में क्या हो, आसानी हो, न कि हमको बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए दोस्तों। ये हमारी क्या होती है, समावेशी शिक्षा के खिलाफ होगा दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, यही क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रोत्साहित करना चाहिए, बी दिया है हतोत्साहित करना चाहिए, सी दिया है कि कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, डी दिया है सजा देनी चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सजा नहीं देना चाहिए दोस्तों, अनुमति भी, ये अनुमति नहीं देनी चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है दोस्तों, हतोत्साहित नहीं करना, बल्कि उनको प्रश्न पूछने के लिए क्या करना, हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने जब प्रोत्साहित करेंगे, वो क्या होंगे, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, इससे उनकी जिज्ञासा भी, जब प्रश्न पूछेंगे तो जिज्ञासा भी शांत होगी, और वो कोई भी चीज होगा उससे शिक्षक के सामने बिना भय के उस चीज को पूछ सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना चाहिए दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन जो हमारा है यही सही है। आप फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है दोस्तों, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि याद करने की जगह पर क्या हमको करना चाहिए, आवाज उठाने, जिज्ञासा को शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने आदि के अवसर प्रदान करने चाहिए दोस्तों। ये बात हमारी सही है। आगे दिया है क्या दोस्तों, कारण क्या दिया है, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अधिगम का जो स्वरूप है वो क्या है, क्रियाशील और सामाजिक दोनों है दोस्तों, क्योंकि बच्चा क्या करता है, समाज में तभी सीख सकता है जब वो क्रियाशील होगा, करके तभी सीखेगा जब वो क्रियाशील, उसके अंदर क्रिया करने की क्षमता होगी, करके कोई चीज सीखेगा दोस्तों। बात दोनों सही है, इसमें चूज करना सही विकल्प कौन सा है, देख लेते दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, ए और सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा जो ए दिया है दोस्तों, यही क्या होगा, सही होगा। बी दिया है ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है कि गलत है दोस्तों, ए सही लेकिन आर गलत, ए भी गलत है, ए और आर दोनों गलत है। पहला ऑप्शन जो दिया दोस्तों हमारा क्या होगा, यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखित साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है दोस्तों। ए दिया है क्या वह खंड कहलाता है, बी दिया अग्रवर्ती आयोजक, सी दिया है स्मृति सहायक और डी दिया का संकल्पना मानचित्र। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों में क्या होता है दोस्तों, ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित करने के तथा निरूपित करने के लिए उनमें क्या होती है दोस्तों, संकल्पना मानचित्र पाई जाती है दोस्तों। इसको क्या होता है, अपने मस्तिष्क में कोई भी वो संकल्पना चित्र बना लेते हैं दोस्तों। जब चित्र बनाएंगे तो उसको क्या होगा, कोई भी चीज जब पढ़ेंगे उसको सीखने में क्या होगी, कोई भी चीज उसको आसानी होगी दोस्तों। तो यही हमारा जो डी ऑप्शन दिया संकल्पना मानचित्र, यही सही होगा, न कि स्मृति सहायक, अग्रवर्ती आयोजक, न कि खंड। कौन सा सही होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैप्स के द्वारा क्या होता है, एक बच्चे के ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित किया जा सकता है। हमारा जो डी ऑप्शन दिया दोस्तों यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है क्या, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90 से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है दोस्तों। क्या ये बात सही, आंतरिक रूप से रोशनी प्रेरित है। बी दिया है क्या, रूमी अपना गृह कार्य को पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। सी दिया है क्या, रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पानी चाहती है। और डी दिया है क्या, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में क्या होता है, रुचि लेता है दोस्तों। तो जब रुचि लेगा दोस्तों, जब कोई भी विषय वो सीखने में रुचि लेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, आंतरिक रूप से प्रेरित है दोस्तों। हमारे डी ऑप्शन होगा, सबसे सटीक उत्तर यही होगा दोस्तों, न कि ये सब होंगे दोस्तों। प्रेरणा शिक्षक का नहीं प्राप्त करना, अंक नहीं नारा है दोस्तों, ये सब चीजें गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है।
इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता करने की सहायता नहीं देती? ऑप्शन ए दिया है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। बी दिया है छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। और सी दिया है छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। डी दिया है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो दोस्तों चिंता को पहचानने में मदद करना सही है दोस्तों, यथार्थवादी सही है, अर्थपूर्ण अधिगम से, बल्कि ये तुलना करना ही दोस्तों हमारा कक्षा में छात्र के प्रदर्शन की एक दूसरे से हमको तुलना नहीं करनी चाहिए दोस्तों। हमारा जो यही ऑप्शन होगा यही गलत होगा, तो यहाँ पे पूछा नहीं, तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचिता एक गणित अध्यापिका है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। रचिता क्या है, एक अध्यापिका है, वह अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का क्या कर रही है, विश्लेषण कर रही है साथियों। तो उसमें क्या होता है, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना है दोस्तों। क्या पृथक करना, अलग करना है? बिल्कुल नहीं। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को द स्वरूप अधिक प्रश्न देना, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। सी दिया है क्या, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, ये भी गलत है दोस्तों। दिया है क्या दोस्तों, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमको क्या करना चाहिए, जो रचिता है एक गणित अध्यापिका है, वो क्या करती है, अपने छात्रों की भाषा वाले प्रश्न में क्या करती है, प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। तो दोस्तों ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, त्रुटियों को समझना चाहिए क्योंकि वो छात्रों को चिंतन को समझने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। यही हमारा जो डी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी किस पर बल देती है? ऑप्शन ए दिया है परीक्षा के लिए पढ़ना, बी दिया है स्मरण आधारित शिक्षा, सी दिया है वेधन और अभ्यास, डी दिया है संप्रत्यय समझ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं मानती दोस्तों, ना स्मरण किसी चीज को याद करना, रिकॉल करना, और वेधन अभ्यास से भी नहीं मानती, बल्कि वो संप्रत्यय समझ को मानती है दोस्तों। संप्रत्यय समझ जो हमारी होती है उसको क्या होता है, बच्चा अपनी समझ को अनेक प्रत्ययों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा उस समस्या का क्या करता है दोस्तों, इसमें समाधान करता है। तुम्हारा जो डी ऑप्शन होगा यही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? ए दिया है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, बी दिया है क्या पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, सी दिया है क्या जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशील से भाग लेते हैं, डी दिया है क्या कार्य को पूर्ण करने विभिन्न चरणों पर युक्त इनाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों बच्चे किस शिक्षा शास्त्र सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा मिलता है, अधिगम करते हैं? इनाम उनाम नहीं देना दोस्तों, यंत्रवत मतलब याद नहीं करवाना है दोस्तों, ना कि व्याख्यान देना, बल्कि क्या होता है जब वे कार्यों को और क्रियाकलापों में क्रियाशील से भाग लेते हैं, अर्थात कोई भी क्रियाकलाप में स्वयं से क्रियाशील होकर, सक्रिय होकर उसमें भाग लेते हैं दोस्तों, तो वो सीखना क्या होता है, हमेशा अर्थपूर्ण और सुसाध्य होता है दोस्तों। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन जो हमारा दिया है यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने एक विधि है। छात्रों को विभिन्न सामग्री का क्या करना है साथियों, प्रावधान कराना है और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने के लिए स्वतंत्र, एकदम उनको स्वतंत्र को, उनकी जो स्वतंत्रता होती है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि है, देख लेते दोस्तों। यंत्रवत विधि अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम अर्थात निर्देशात्मक अधिगम। तो छात्रों को जो हम स्वनिर्देशित स्वयं से कार्य करने के लिए दोस्तों जब उनको स्वतंत्र कर देंगे तो वो क्या होती है दोस्तों, अन्वेषित डिस्कवरी लर्निंग अर्थात खोज विधि के द्वारा। दोस्तों क्या होता है, बच्चे जब स्वयं से क्रिया करके कोई चीज खोज करके उसको सीखते हैं, अन्वेषित करके सीखते हैं जब वो उस कार्य को, तो सीखना उनके लिए क्या होगा, अस्थायी होता है दोस्तों, और बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं उस चीज को करने में। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा दोस्तों यही क्या होगा, अन्वेषित अधिगम, यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बाकी यंत्रवत उंत्रवत नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं दोस्तों, न कि निर्देशात्मक, बल्कि उनको क्या करना है, अन्वेषिक अधिगम अर्थात खोजपूर्ण अधिगम इसी कहते हैं दोस्तों, खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो ये थे साथियों 30 प्रश्न जो हमारे अभी कंप्लीट हुए हैं। आप क्या करें, पहले सर्वप्रथम हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूले बिल्कुल साथियों, एकदम जमकर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जमकर शेयर कीजिए साथियों, एकदम हमारे चैनल को क्या करिए, जमकर शेयर कीजिए। तो आप सभी का आज के साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।